हेलो दोस्तों, जैसे कि आज 17 फरवरी 2021 दिन बुधवार कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि अगर आपके खाता बैंक में है तो आपके लिए बड़ी खबर, एलपीजी गैस के कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पेट्रोल डीजल का भाव, सोना चांदी का ताज़ा भाव। देखिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस महीने गैस सिलेंडर पर कितना मिलेगा सब्सिडी, इस तरह घर बैठे चेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से केंद्र सरकार की ओर से आम जनता के लिए गैस सिलेंडर की कीमत पर राहत देने के लिए सब्सिडी की सुविधा मुहैया कराई जाती है। एलपीजी की सब्सिडी अलग अलग राज्यों की अलग निर्धारित है। वहीं जिन लोगों की सालाना इनकम 10 लाख रुपया से कम है, उनकी ये सुविधा से बाहर रखा गया है। सब्सिडी ऑन एलपीजी गैस सिलेंडर केंद्र सरकार की ओर से आम जनता को गैस सिलेंडर की क्षमता पर राहत देने के लिए सब्सिडी की सुविधा मुहैया कराई जाती थी। एलपीजी सब्सिडी के अलग अलग राज्यों के अलग अलग निर्धारित। वहीं जिन लोगों की सालाना इनकम 10 लाख रुपये से ज़्यादा है, उन्हें यह सुविधा से बाहर रखा गया है। लेकिन क्या फरवरी महीने में आपको सब्सिडी मिला है या नहीं, आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक करें। ऐसे चेक कर सकते हैं गैस ऑनलाइन स्टेटस। सबसे पहले आपको इंडियन गैस की आधिकारिक वेबसाइट https://vit.ly/3rdu6lol पर विजिट करना होगा। अब सब्सिडी रिटेलर PHAL की बटन पर क्लिक करना है, जिनके बाद आपके सामने सब कैटेगरी में कुछ नए ऑप्शन आएंगे। यहाँ आप सब कैटेगरी नोट रिसीव का क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आईडी का एक ऑप्शन होता है, जो कि आपके गैस कनेक्शन आईडी करें। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर देना होगा। बिहार मुजफ्फरपुर में कृषि कानून के विरोध में धरना पर बैठे किसान नेताओं के दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बैनर पोस्टर फाड़ा और तिरपाल भी उखाड़ा। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर 69 दिन से कृषि कानून के विरोध धरना पर बैठे किसान नेताओं पर मंगलवार के दोपहर असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया। नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बैनर पोस्टर फाड़ दिया और तिरपाल उखाड़ दिया। किसान नेताओं ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल परिसर से निकाल दिया। 15 से 20 की संख्या में हमलावरों लाठी डंडे से लैस थे। घटना के अंजाम देकर 10 मिनट में निकल गए। इस मौका का अफरा तफरी रही। किसान नेता कंपनी बाग रोड पर ही बैठ गए। जिला प्रशासन ने हमलावरों को कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पर थाना अधिकारियों प्रकाश सब इंस्पेक्टर राजपात कुमार व काजी मोहम्मदपुरी थाने में पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई का आश्वासन मिला ने के बाद किसान नेता सड़क से हटे। फिलहाल घटना के थाने में लिखित शिकायत नहीं है। एक संगठन पर हमला करने और एक सामाजिक पार्टी की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। नगर थाना ओम प्रकाश ने बताया कि धरने पर बैठे नेताओं पर हमला की बात सामने आई है। उनके साथ मारपीट भी की गई। आवेदन नहीं मिले। आवेदन मिलने पर ठोस कार्रवाई करेंगे। मारपीट में आधा दर्जन से अधिक चोटिल। आखिर भारतीय किसान नेता समन्वयक समिति के चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि आंदोलनकारियों के नए कृषि कानून के विरोध में 69 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मंगलवार के किसान नेता चौधरी छोटू राम की जयंती मनाने की तैयारी हो रही थी। धरना स्थल पर करीब 10-15 सदस्य भी थे। दोपहर 3:30 बजे 15 से 20 की संख्या में युवक ने 3 बुजुर्ग पहुंचे। उन लोगों ने सबसे पहले बत्ता से माइक छीनकर तोड़ दिया।
साउथ अफ्रीका के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की 10 लाख डोज वापस लेने को कहा। रिपोर्ट साउथ अफ्रीका में सीरम इंस्टीट्यूट की 10 लाख डोज पिछले हफ्ते ही पहुंच गए थे। इतने ही नहीं, 5 लाख वैक्सीन डोज का अगली खेप कुछ हफ्ते में ही पहुंचने वाली थी। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज की साउथ अफ्रीका वापस लौटाना चाहता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक अखबार के जानकारी सामने आई है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने ऐलान किया कि वह अपना यहाँ टीकाकरण अभियान का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का शामिल नहीं करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्य वैक्सीन सप्लायर के तौर पर उभरा है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्य वैक्सीन सप्लायर के तौर पर उभर रहा है, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का प्रोडक्ट कर रहा है। पिछले हफ्ते ही साउथ अफ्रीका के सीरम वैक्सीन की 10 लाख डोज पहली के पहुंची थी। 5 लाख डोज कुछ अगले हफ्ते पहुंचने की वाली थी। बता दें कि साउथ अफ्रीका में अब तक टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई है। उससे फैसला किया कि वह अपने ही हेल्थ वर्कर्स की जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन देगा। यह टीकाकरण अभियान रिसर्च के साथ एक स्टडी की तरह होगी। यह खबर समय से आई जब सोमवार के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड की दुनिया को कहा कि आपातकालीन इमरजेंसी की मंजूरी दे दी है। PNB हाउसिंग की उन्नत लोन अब केवल 10% रकम देकर पूरा करे अपने घर के सपने। PNB हाउसिंग लोन होम लोन की न्यूनतम राशि टियर 1 शहर के लिए 8 लाख और टियर 2 शहर के लिए 6 लाख रुपया है। हाल के दौर में देखा गया कि वैश्विक महामारी का प्रभाव लगातार कम हो रहा है और इसके साथ ही हमें फिलहाल किफ़ायती आवास खंड का लगातार वृद्धि नजर आ रही है। कई राज्य सरकारों ने स्टाफ ड्यूटी की कटौती करते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग की बढ़ावा देने का काम किया है और साथ ही आवास वित्त कंपनियों ने भी संभावित ग्राहकों के खास तौर पर मिलेनियल्स तक पहुंचने का लगातार प्रयास किया है। आकर्षक ब्याज दर, आसान शर्तों और संपर्क रहित सेवाओं के कारण अब से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। PNB हाउसिंग फाइनेंस ग्राहकों की उन्नत लोन की पेशकश, जिसके तहत 35 लाख रुपए का वेतनभोगी व्यक्ति की संपत्ति की बाजार का मूल्य 90% तक, स्वयं नियोजित व्यक्ति के लिए संपत्ति का मूल्य बाजार 80% तक लोन उपलब्ध है। होम लोन का न्यूनतम राशि टियर 1 शहर के लिए 8 लाख और टियर 2 शहर के लिए 6 लाख है। इसके अलावा PNB हाउसिंग फाइनेंस शहर की भौगोलिक सीमा के भीतर निर्माण ऋण के मामले में 225 वर्ग फुट या 40 वर्ग गज के माप के संपत्ति के लिए इस ऋण के प्रदान करता है। इस तरह PNB HFC की उन्नत होम लोन ऐसे युवा उद्यमी और भारत की मध्य आकार के शहरों में रहने वाले मिलेनियल पीढ़ी की इच्छुक वेतनभोगी वर्ग के लिए एक स्पॉट निवेश विकल्प है, जो कि कैरियर के दौरान ही परिसंपत्ति वर्ग में जल्द निवेश करना चाहते हैं। इससे अतिरिक्त 30 साल की एक्सीडेंट पुनर्भुगतान योजना के आधार पर ESI की बोझ कम करती है। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में सस्पेंड खत्म, मात्र 30 दिन में होगी महाकुंभ। केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन भेजी गई थी। इसके अनुसार कुंभ के दिन कम करने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने 30 दिन तक महाकुंभ कराने का निर्णय लिया है।
देहरादून हरिद्वार महाकुंभ 2021 के लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। वर्तमान समय में महाकुंभ के लेकर व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि महाकुंभ 30 दिन का होगा, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महाकुंभ आयोजन किया जाएगा। कुंभ में व्यवस्थाओं पर पूरी करने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि महाकुंभ की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन भेजी गई है। इसके अनुसार कुंभ के दिन को कम करने की बात कही गई है, लिहाजा राज्य सरकार ने 30 दिन का महाकुंभ का निर्णय लिया। इसके तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हरिद्वार महाकुंभ आयोजित होगा। बस चलाने के लिए लेनी होगी परमिशन, यहाँ नहीं। मुख्य सचिव ने बताया कि महाकुंभ के दौरान कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इस बाबत मुख्य सचिव की ओर से रेल मंत्रालय को पत्र भेजा गया कि जिस पर सहमति बन गई है, लिहाजा सिर्फ महाकुंभ क्षेत्र से यात्रियों को वापस ले जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। कोची पहले तय किया गया है कि महाकुंभ के लेकर जो भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी उस पर रोक लगा चुकी है। इसके साथ ही कोई भी अतिरिक्त बस महाकुंभ में नहीं लगाई जाएगी। अगर कोई भी बस लगाई जाती है तो पहले उत्तराखंड सरकार की परमिशन लेना अनिवार्य है। महाकुंभ के लिए मिली 1,46,00,000 वैक्सीन। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि महाकुंभ के देखते हुए केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की गई है। इसके तहत 1,46,00,000 वैक्सीन प्राप्त हो गई है, जो कि कुंभ में काम करने वाले कर्मचारी के साथ महाकुंभ व्यापारियों को लगाई जाएगी। वैक्सीन कर्मचारी और व्यापारियों को महाकुंभ से पहले लगा दी जाएगी। लोगों के देना होगा संयुक्त। महाकुंभ की अवधि कम करने के बाद हरिद्वार के व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा में उन्हें उम्मीद थी कि महाकुंभ में उनका नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इस सवाल पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि जब अगली परिस्थिति होती तो ऐसे में ये देखना पड़ता कि कम से कम डोज हो और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग दें। जब सरकार ने प्राइवेट कंपनियों की बनाई मारुति, धीरे धीरे सरकार ने छोड़ी डोर। केंद्र सरकार ने विनिवेश के जरिए अगले वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ का रुपया जुटाने का लक्ष्य रखा। सरकार ने ये भी बताया कि कंपनी अपनी हिस्सेदारी कम करेगी और किन कंपनियों के पूरी तरह नियोजीकरण होगा। सरकार ने बीपीसीएल, एयर इंडिया समेत कई बैंकों प्राइवेट के हाथों में सौंपने का प्लान किया है। एनएचएमएमपी सीएचओ रिक्वायरमेंट 2021 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 3570 वैकेंसी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के पदों की कम्युनिटी हेल्थ की 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 फरवरी से प्रारंभ है। आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 17 फरवरी 2021 को। इसके बाद एप्लीकेशन विंडोज बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में जिन इच्छुक वे पात्र उम्मीदवार के ने अब तक आवेदन नहीं किया, वे ऑफिशियल पोर्टल sams.co.in पर जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई कर दें। बता दें कि इन भर्ती के माध्यम से कुल 3570 रिक्तियां भरे जाने हैं, जिनमें सीधे भर्ती के तहत कुल 1890 पद व 6 महीने की कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए 1680 सीट शामिल है। आधिकारिक वेबसाइट
nhmp.gov.in पर लॉगिन कर उम्मीदवार डिटेल चेक कर सकते हैं। BSEB बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन 2021 बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा। आज से छात्र ध्यान दें ये नियम। परीक्षाएं आज यानी 17 फरवरी से शुरू हो रही है। कल से शुरू होकर यह 24 फरवरी तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली 9:30 से 12:45 और दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक चलेगी। स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड ने आधिकारिक साइट पर पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में कल परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्राओं की जरूरी है कि बिहार बोर्ड के जारी की गई निर्देश ध्यान दें। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा देने वाले जाते वक्त अपनी एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं। छात्र अपने खुद सैनिटाइजर लेके जाना होगा। परीक्षा हॉल में प्रवेश के लेकर नियम तक फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए हिसाब केंद्र पर पहुंचेगा। छात्रों के परीक्षा के अंदर चप्पल पहनकर जाएं। बंद जूते व मोजे पहनने पर प्रतिबंध। परीक्षा स्थल पर धारा 144 लागू होगा। किसी भी अनधिकारी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। आंसर की रिजल्ट 2021 22 लाख उम्मीदवारों को है आंसर की और नतीजे के इंतजार। केंद्रीय विद्यालय में चल रही संविदा परीक्षा भर्ती की जरूरी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा पिछले माह 21 जनवरी के आयोजित की गई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CET की आंसर की परिणाम की इंतजार शामिल लाखों उम्मीदवार कर रहे हैं। जुलाई 2020 में प्रस्तावित लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते ही देरी से 31 जनवरी 2021 देश भर में 135 शहरों में आयोजित CTET परीक्षा 14वें संस्करण की परिणाम की घोषणा के बाद ही सम्मिलित होने वाली उम्मीद की विभिन्न शिक्षक प्रक्रिया में आवेदन योग्य हो पाएंगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CTET जुलाई 2020 की संस्करण के लिए 22 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण कराए थे। दूसरी तरफ देश में विभिन्न शहरों में स्थिति केंद्रीय विद्यालय संविदा शिक्षक PGT, TGT, PRT और अन्य की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। CTET 2021 में 22 लाख उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय की शैक्षिक सत्र 2020-21 की लिए अस्थायी भर्ती के लिए फरवरी माह ही शुरू हो चुकी थी। वर्क इन इंटरव्यू से वंचित होने वाले संभावना है कि इन समय केंद्रीय विद्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में 19 और 20 फरवरी को केंद्रीय विद्यालय बिहार एयर फोर्स स्टेशन AFS आगरा उत्तर प्रदेश में 22 से 25 फरवरी तक और केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलय कोलकाता में 20 फरवरी को वर्क इंटरव्यू का आयोजन किए जाने हैं। वहीं जिन केंद्रीय विद्यालय में वर्क इन इंटरव्यू समाप्त हो चुका है उनमें CRPF अजमेर, तमिलनाडु, गोलघाटा, गुरुकामुखिया, SRC और दुमदुमा। MPPSC एमओ रिक्वायरमेंट 2021 मेडिकल ऑफिसर की 727 पदों पर आवेदन शुरू। यहाँ पर जानकारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने मेडिकल ऑफिसर की पदों के लिए भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया 14 मार्च 2020 तक चलेगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार एमओ पोस्ट के लिए योग्यता रखते हैं वे आधिकारिक पोर्टल MPPSC पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के जरूरी डिटेल एंटर करनी होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन
करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में कोई गड़बड़ी का ध्यान रखें। इन भर्ती के माध्यम से कुल 727 पद की नियुक्तियां की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत 15 फरवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट 14 मार्च 2021। वैकेंसी के डिटेल आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में 727 पदों पर नियुक्ति होगी। इन कुल वैकेंसी में एससी कैटेगरी के 253, ओबीसी की 401 और ईडब्ल्यूएस की 73 पदों की नियुक्तियां की जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। वहीं इन पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन करने के उम्मीदवार की आयु 21 से 40 साल से अधिकतम आयु होनी चाहिए। आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के नियमानुसार छूट दी जाएगी। वहीं पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपया फीस देनी होगी। इसके तहत एससी, एसटी और ओबीसी के उम्मीदवारों को 250 रुपया की फीस देना होगा। रामानुजम कॉलेज रिक्वायरमेंट 2021। दिल्ली के इन कॉलेज में टीचर स्टाफ के पदों के लिए 28 फरवरी तक करें आवेदन। अगर आप टीचर फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है कि दिल्ली के स्थित रामानुजम कॉलेज में टीचर स्टाफ की पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। कॉलेज के विभिन्न विषय के लिए जारी भर्ती के तहत कुल 61 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर करना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार ध्यान देकर 28 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि आखिरी तारीख बीतने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ध्यान दें। यूपीएचईएससी रिक्वायरमेंट 2021-2003 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन 25 फरवरी से उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग 26 मई तक आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा 18 न्यू मार्ग प्रयागराज 15 फरवरी 2021। शिक्षा के निर्देशक उन शिक्षा प्रयागराज द्वारा 47 विषयों की सहायक आचार्य के लिए रिक्तियां 2003 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 46 की सहायता आचूर एवं भूगर्भ विज्ञान के लिए एक पद की प्रति विज्ञापन संख्या 50 निम्नवत प्रकाशित की गई है। ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन होना प्रारंभिक तिथि 26 फरवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभिक तिथि 26 फरवरी 2021। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि 26 मार्च 2021 और ऑनलाइन आवेदन हेतु जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2021। इंडियन नेवी ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 1159 ट्रेडमैन मेट की भर्ती के लिए भारतीय नौसेना की नोटिफिकेशन जारी। भारतीय नौसेना में ट्रेडमैन मेट की तैयारी पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर कि नौसेना द्वारा ईस्टर्न नेवल कमांडर, वेस्टर्न नेवल कमांडर की सदर्न नेवल कमांडर में विभिन्न ट्रेड और ट्रेडमैन की कुल 1159 पदों पर विज्ञापन जारी की गई है। भारतीय नौसेना ट्रेडमैन के पदों पर भारतीय इंडियन नेवी रिप्लेसमेंट एंड टेस्ट INCET TM1 2021 के माध्यम से की जाने वाली पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार नौसेना भर्ती पोर्टल ज्वाइंट इंडियन नेवी गवर्नमेंट.in पर जाकर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 फरवरी 2021 से शुरू होनी है और 7 मार्च 2021 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। जानिए उस 64 वर्षीय तानाशाह के बारे में जिसने म्यांमार के लोकतंत्र की
बनायक बंधक सेना प्रमुख का तानाशाह तक का सफर। फरवरी को म्यांमार में तख्तापलट का निर्णायक भूमिका निभाने वाले जनरल कमांडर इन चीफ मिंग ऑंग हाइंग के अंग संग और सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि मिन ने 27 जनवरी को इनकी संकेत दे दी थी कि जनरल मिन 27 जनवरी को 1962 और 1988 के तख्तापलट का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर निर्वाचित सरकार संविधान का पालन नहीं करती है तो उन्हें खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद मीडिया में इसके बड़े निहित निकल गई थी। इस बयान के ठीक 4 दिन बाद मिन ने म्यांमार से वंचित आंग सान सू की अपदस्थता कर दी। आखिर कौन जनरल मिंग ऑंग हाइंग है? जुलाई में रिटायर होने वाले जनरल मिंग 65 वर्षीय जनरल मिंग इन साल जुलाई महीने में कमांडर इन चीफ के पद से रिटायर होने वाले। म्यांमार की सैन्य हुकूमत आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि मिली लंबे समय तक शासन में बनी रह सकते हैं। मिन की नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कहा गया कि परिषद चुनाव के घोटाले में आरोपित करें और देश में नए चुनाव कराएं। जनरल मिन स्टेट काउंसिल सांग सू की राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर देश में एक बार फिर आपातकालीन घोषणा कर दी। अभी चयन भारत के फिंगर पर चीन की नज़र। एलएसी के किस फिंगर के मुट्ठी में करना चाहता है ड्रैगन्स? भारत चीन सीमा विवाद के लेकर में पैंगोंग झील फिंगर 4 क्षेत्र में एलएसी की जिक्र लगाकर हो रही। हाल ही में कहा जा रहा है कि चीन ने फिंगर 4 क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया और चीन ने यहां अपनी निर्माण कार्य को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इसे भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि फिंगर क्या है? इन दो देशों के बीच संबंध में फिंगर 4 की क्या भूमिका आई? हम आपको बताते हैं कि सारे फिंगर क्षेत्र के बारे में, इसके साथ एलएसी के बारे में जहां जाकर विवाद बना हुआ है। भारत और चीन के बीच फिंगर 4 और फिंगर 8 के लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आखिर ये फिंगर क्या है? दरअसल कुछ वर्ष में चीन पैंगोंग झील के किनारे सड़क की जाल बिछा रहे हैं। इसकी शुरुआत चीन ने तब की थी जब 1999 में भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कारगिल युद्ध की लड़ाई में उलझा हुआ था। तब चीन ने मौका का फायदा उठाते हुए इन क्षेत्र में सड़क का निर्माण शुरू कर दिया था। चीन ने भारत की सीमा में झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। पैंगोंग झील के किनारे बंजर पहाड़ी है। इनके स्थानीय भाषा झांग-छेमो कहते हैं। इन पहाड़ियों से उभरे हुए भाग को भारतीय सेना फिंगर कहते हैं। दरअसल पैंगोंग झील के किनारे पहाड़ की आकृति कुछ इस तरह है कि यहाँ उंगलियों की तरह प्रतीत होती है, इसीलिए इन्हें फिंगर कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 8 है। भारतीय का दावा है कि एलएसी की सीमा फिंगर 8 है, जबकि चीन की दावा है कि फिंगर 2 ही एलएसी है। 8 वर्ष पूर्व चीन की सेना फिंगर 4 के अस्थायी निर्माण की कोशिश की थी। उस वक्त भारत का विरोध कारण इसे ध्वस्त कर दिया गया था। भारत का नियंत्रण फिंगर 4 तक है। फिंगर 8 पर चीन का सैन्य पोस्ट है। पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों की सेना का आमने सामने होता है। ताज़ा तनाव के बाद भारतीय सेना ने अपनी गश्ती और फिंगर 8 तक कर दिया है। मई में भारतीय सेना और चीन की सैनिक के बीच
फिंगर 5 के इलाके में संघर्ष हुआ था। चीन की सेना ने भारतीय सेना की फिंगर 4 से आगे बढ़ने पर रोक दिया था। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू पर लगाए गए नए आरोप। देश में इंटरनेट पर फिर लगाई गई पाबंदी। म्यांमार के अपदस्थ नेता आंग सान सू की हिरासत बुधवार तक बढ़ा दी गई है। इस बीच उनको ऊपर एक नया आरोप लगाया गया कि कानून विशेष के मुताबिक इन आरोप के तहत कोर्ट की अनुमति के बिना पूर्व सर्वोच्च नेता ने अनिश्चितकालीन हिरासत में रखा जा रहा है। इस बीच रविवार और सोमवार के एक बार फिर इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में देश में अफवाह चल रही है कि लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर रोक के लिए सरकार ने फायरवॉल प्रणाली का उपयोग कर सकती है। इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए बिल पेश। मस्जिद और मदरसे पर सख्त होगी सरकार की पहरा। फ्रांस की सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथियों की जड़ को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाया है, जो कि तैयार है। फ्रांस की संसद के निचले सदन इनके संबंध में एक बिल लाया है। यह बिल अगर कानून की शक्ल अख्तियार कर लेती है तो न केवल मस्जिद और मदरसे पर सरकार निगरानी रखेगी, बल्कि बहुविवाह और जबरन विवाह पर भी नकेल कसी जा सकेगी। यह बिल इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ बड़े लड़ाई का हिंसा की हाल के समय में इस्लामिक चरमपंथ का उभार देखने को मिला। पिछले साल अक्टूबर में एक शिक्षक ने सिर कलम करके हत्या करने के बाद फ्रांसीसी सरकार द्वारा चरमपंथ पर लगाम लगाने का यह ताज़ा प्रयास है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि लैंगिक समानता के धर्मनिरपेक्ष जैसे फ्रांसीसी मूल्य की रक्षा किए जाने का अवसर। उन्होंने यह कहा भी कि कुछ समुदायों को बढ़ते कट्टरपंथ को रोकने के लिए जरूरी है